विध्वंसक रोग है नींबू कुल के पौधों पे। ठीक है, जो नींबू आप जानते हो जो खट्टे फल हैं, सिट्रस फल हैं, उनके ऊपर लगने वाला ये रोग पैदा करता है। ठीक है, ये रोग जो है बहुत घातक है और दुनिया भर में पाया जाता है। इसके बारे में लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखो क्या लिख रखा है, सिट्रस कैंकर इज अ वाइड स्प्रेड डिजीज ऑल ओवर सिट्रस ग्रोइंग एरिया ऑफ द वर्ल्ड। याद रखो, एक ऐसा रोग है जो दुनिया भर में पाया जाता है बेटा, पूरे ऑल ओवर सिट्रस ग्रोइंग एरिया में पाया जाता है। ठीक है, इट इज स्टेटेड टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम चाइना एंड स्प्रेड टू यूरोप एंड यूएसए। याद रखिएगा। ठीक है, यह बताया जाता है कि इसकी उत्पत्ति जो है चाइना से है, यानी सिट्रस कैंकर डिजीज जो है वो चाइना से उत्पन्न हुआ और यूरोप में फैला, इसके साथ साथ पूरे अमेरिका में फैल गया। क्लियर, आगे बढ़ रहे हैं। इन द यूएसए डिजीज बिकम टू सीवियर दैट मॉस इरिडिकेशन ऑफ स्प्रेड प्लांट्स डिजीज प्लांट। ठीक है, अमेरिका में, यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में यह रोग इतना ज़्यादा फैल गया, इतना विध्वंसक हो गया, गंभीर हो गया, सीवियर हो गया कि इसके लिए जो ऑर्किड, जो बगीचे लगाए गए थे, ठीक है, जो बगीचे लगाए गए थे सिट्रस फ्रूट्स के, उनका मॉस इरिडिकेशन करना पड़ा। इरिडिकेशन मतलब होता है बेटा समूल नाश, मतलब उनको जड़ से ख़त्म कर दिया गया। किसको? तो पौधों को, डिजीज प्लांट जितने भी थे उनको नष्ट कर दिया जा रहा था, जला दिया जा रहा था। ऑफन एंटायर ऑर्किड्स, केवल पौधे ही नहीं, पूरा का पूरा बगीचा ख़त्म कर दिया गया। याद रखिए बेटा, हैड टू बी अंडरटेकन टू प्रिवेंट इट्स स्प्रेड। ठीक है, ऐसा क्यों किया जा रहा था? जिससे ये जो रोग है सिट्रस कैंकर रोग, वो दूसरे बगीचों तक, दूसरे क्षेत्रों में न फैल सके। इसलिए जिन पौधों में ये रोग था या जिन बगीचों में ये रोग फैला था, उन बगीचों को ही ख़त्म कर दिया जा रहा था। द डिजीज इज स्टिल क्वाइट सीरियस इन इंडिया। ठीक है, ये रोग जो है वो भारत में भी ज़्यादा घातक और गंभीर है। इसके साथ ही साथ चाइना, जापान एंड जावा। ठीक है, भारत के साथ साथ चाइना, जापान और जावा में भी ये रोग आसानी से देखने को मिल जाता है और ये रोग उतना ही खतरनाक और गंभीर है उन किसानों के लिए जो नींबू के फल पैदा करते हैं, जैसे संतरा है, मौसमी है। ठीक है, आगे इस रोग के लक्षण क्या है बेटा, सिम्टम्स क्या हैं? द डिजीज ऑकर ऑन लीव्स। याद रखिएगा, ये जो रोग है सिट्रस कैंकर रोग, ये जिस भी पौधे पर होता है उसके पत्तियों पर, उसके शाखाओं पर, कांटों पे या पुरानी शाखाओं और फलों पर ये रोग देखने को मिलता है। इस रोग में दिखता क्या है? लीफ लेसन्स। याद रखिए बेटा, पत्तियों पर सबसे पहले कुछ धब्बे अपीयर होते हैं या दिखाई देते हैं। लीफ लेसन्स फर्स्ट अपीयर एज स्मॉल राउंड वाटरी ट्रांसल्यूसेंट स्पॉट। याद रखिएगा, पत्तियों के ऊपर कुछ धब्बे स्टार्ट दिखाई देते हैं जो आकार में छोटे होते हैं, गोलाकार होते हैं, लगता है कि पानी से भरे हुए हैं और ट्रांसल्यूसेंट होते हैं। ये धब्बे अपारदर्शी होते हैं बेटा, यानी आर पार देखने को नहीं मिलते, वो धब्बे दिखते हैं आपको। दे आर रेज्ड एंड बिकम येलोइश ब्राउन। ठीक है, ये थोड़ा सा उभर जाते हैं और इनका रंग जो होता है पीले भूरे रंग का हो जाता है। ये थोड़ा सा उभार बनाते हैं और पीले भूरे रंग हो जाते हैं। दे फर्स्ट डेवलप ऑन लोअर सरफेस ऑफ लीफ। याद रखिएगा, नींबू कुल के पौधों की पत्तियों के निचले सतह पर सबसे पहले ये देखने को मिलते हैं। एंड देन ऑन बोथ द सरफेस, उसके बाद ये फैल करके ऊपर और नीचे दोनों सतह पर आ जाते हैं। एज डिजीज एडवांस द सरफेस ऑफ हिज स्पॉट बिकम वाइट एंड ग्रेज एंड फाइनली रैप्चर्ड। याद रखिएगा, जैसे जैसे रोग ये बढ़ता है वैसे वैसे सरफेस ऑफ स्पॉट बिकम वाइट। ठीक है, जिस सतह पे वो धब्बा है वो सफ़ेद रंग का हो जाता है। ठीक है, या ग्रेस, काले सफ़ेद रंग का हो जाता है और अंततः फाइनली रैप्चर्ड, और वहाँ से टूटकर नष्ट हो जाता है। इन द सेंटर गिविंग क्या लिखा हुआ है, रफ कॉर्की एंड क्रेटर लाइक अपीयरेंस। ठीक है, इसकी वजह से होता क्या है कि जिस जगह पे सिम्टम दिख रहा है, ठीक है, वो खुरदरा हो जाता है। ठीक है, वो भाग जो होता है जहाँ ये धब्बे या सिम्टम्स हैं वो खुरदरा हो जाता है, कॉर्की हो जाता है, कॉर्क लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है और क्रेटर लाइक अपीयरेंस दिखाई देता है, यानी ज्वालामुखी का जो मुहाना होता है, ठीक है, उस तरह के गड्ढे दिखाई देते हैं छोटे छोटे। स्पॉट इंक्रीज इन साइज, जो धब्बा है स्पॉट जो है, जगह जो है, वो अपने साइज को बड़ा करता है और यह साइज 1 मिलीमीटर से 1 सेंटीमीटर तक बढ़ के बड़ा हो जाता है। एंड में कोलेसेस टू फॉर्म इलोंगेटेड लेसन्स ऑन फ्रूट्स। ठीक है, लंबे लंबे लेसन्स मतलब होता है धब्बे, फल के ऊपर बनने लगते हैं। एंड थिंक द रफ लेसन्स आर सराउंडेड बाई अ येलोइश ब्राउन टू रेज द मार्जिन। याद रखिएगा, जो सरफेस होते हैं, रफ लेसन्स आर सराउंडेड, जो धब्बे हैं, ठीक है, वो चारों ओर से घिरे होते हैं
किससे? तो किनारे से। उन धब्बों का जो किनारा है वो हल्का सा उभरा हुआ होता है, हल्का सा उभरा होता है, और इसमें हल्के पीले रंग के, ठीक है, हल्के पीले रंग के स्पॉट दिखाई देते हैं। स्पॉट ऑकरिंग ऑन पेटियोल एंड मिडरिप, ठीक है, वो धब्बे जो पेटियोल और मिडरिप पे दिखाई देते हैं, कॉजेज प्रीमेच्योर डिफोलिएशन, ठीक है। इन धब्बों की वजह से पत्तियां परिपक्व हुए बिना ही गिर जाती हैं। डिफोलिएशन मतलब होता है पत्तियों का गिर जाना। ऑन लार्जर ब्रांचेज द नेक्रोटिक लेसन्स आर इरेगुलर रॉफ्टर एंड मोर प्रोमिनेंट, हो गया, कैंकर ऑन फ्रूट्स एंड सिमिलर टू दोज ऑन लिव्स एक्सेप्ट दैट येलो एंड हॉलो इज absent एंड क्रेटर लाइक डिप्रेशन इन द सेंटर ऑफ मोर प्रोमिनेंट। याद रखिएगा, जैसे जैसे ये रोग बढ़ता है, जैसे जैसे ये रोग बढ़ता है, ठीक है, वो जो धब्बे हैं वो अपनी शाखाएं बनाने लगते हैं, इरेगुलर हो जाते हैं, ठीक है, और भी स्पष्ट रोग और स्पष्ट दिखने लगता है। किसके ऊपर? फल के ऊपर और पत्ती के उस भाग के ऊपर जहाँ ये रोग फैला हुआ है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है द इंजरी टू फ्रूट्स इज नॉट ओनली स्किन, ठीक है, डीप एंड नो इफेक्ट ऑन पल्प और जूसेस इज नोटिस्ड कैंकर ऑन ट्विग कॉजेज देम टू ब्रेक। याद रखिएगा, जो लक्षण है, जो इंजरी है फ्रूट का, ठीक है, फ्रूट इज ओनली स्किन डीप एंड नो इफेक्ट ऑन पल्प। इसका जो असर होता है केवल कहाँ दिखता है? तो स्किन पर ही रहता है, गूदे पर नहीं दिखाई देता, पल्प पर नहीं दिखाई देता, या जूस पर नहीं होता, ठीक है। वो कैंकर के लक्षण में देखने को मिलता है। आगे क्या है? नेक्स्ट है आपका द कॉजल ऑर्गेनिज्म। आगे बढ़िएगा, ठीक है। कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है, पैथोजन है, तो ये डिजीज कॉज कर रहा है? ध्यान रखिए बेटा, डिजीज कॉजिंग एजेंट जो है वो एक बैक्टीरिया है, और उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो ज़ैंथोमोनास कॉम्पेस्ट्रिस बोलते हैं या सैट्री बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, द बैक्टीरियम इज अ रॉड से बैक्टीरिया। ये जो ज़ैंथोमोनास सैट्री है वो रॉड से बैक्टीरिया, इट मीन्स ये बैसिलस है, और इसकी जो लंबाई दिख रखा है वो लिख रखा है 1.5 to 2 माइक्रोन इन साइज, क्लियर, और डायमीटर जो लिख रखा है 0.5 to 0.75 माइक्रोन इन साइज। इट फॉर्म चेन एंड कैप्सूल, ठीक है। ये एक दूसरे के साथ जुड़ के, ऐसे ही बैक्टीरिया जुड़ करके चेन की तरह स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ये चेन लाइक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है, या चारों तरफ से अपनी चारों तरफ कैप्सूल बना सकते हैं। बट नो स्पोर, लेकिन इसमें स्पोर नहीं बनता। इट इज़ मोटाइल बाई वन पोलर फ्लैजलम। याद रखिए बेटा, ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, इसके पास केवल एक फ्लैजलम होता है। उस बैक्टीरिया में केवल एक फ्लैजलम होता है, फ्लैजलम की संख्या एक से ज़्यादा नहीं होती, और अगर एक फ्लैजलम मौजूद है तो उस बैक्टीरिया को हम लोग मोनोट्राइकस कहते हैं। इट इज़ ग्राम निगेटिव एंड एरोबिक बैक्टीरिया। यह ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है, इसके साथ ही साथ यह एरोबिक है, ठीक है, इसे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। कॉलोनी और बीफ अगर, याद रखिएगा, अगर इस बैक्टीरिया का कल्चर किया जाए, ठीक है, तो इसके कल्चर करने के लिए हमें बीफ अगर मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। अगर उस पर इसकी कॉलोनी को हम डेवलप कराते हैं तो वह कॉलोनी सर्कुलर होती है, पीले रंग की होती है, भूसे के रंग की, स्ट्रा येलो कलर टू अंबर येलो स्लाइटली रेज एंड ग्लिस्टेनिंग, ये लिखा ना, चमकदार होती है। नाइट्रेट्स आर नॉट रिड्यूस्ड। याद रखिएगा, इसमें नाइट्रेट्स की कमी नहीं होती, नाइट्रेट्स आर नॉट रिड्यूस्ड एंड द बैक्टीरियम इंटर द होस्ट थ्रू नेचुरल ओपनिंग। याद रखिएगा, ये जो बैक्टीरिया है वो प्लांट के अंदर या पत्ती के ऊपर जो प्राकृतिक ओपनिंग होती है, प्राकृतिक छिद्र होते हैं, उनके थ्रू ही प्रवेश करता है, जैसे स्टोमेटा। यहाँ लिखा हुआ है द बैक्टीरियम इंटर द होस्ट थ्रू नेचुरल ओपनिंग लाइक स्टोमेटा एंड थ्रू वूंड सच एज दोज कॉजेज बाई इंसेक्ट्स मूवमेंट ऑफ थॉर्न एक्सेट्रा। याद रखिए बेटा, इसमें जो बैक्टीरिया जो प्लांट के अंदर एंट्री कर रहा है वो किसके थ्रू कर रहा है? तो या स्टोमेटा के थ्रू करेगा या उन घावों के द्वारा करेगा जो इंसेक्ट के द्वारा बनाए गए होंगे। कीड़े मकोड़े जो होते हैं ना, इंसेक्ट वगैरह, जो पौधे पे, पत्तियों पे या सॉफ्ट टिश्यूज पे घाव बना देंगे और एपिडर्मिस खुल जाएगा, उस जगह से एंट्री कर जाएगा। अदरवाइज कांटे अगर मूव कर रहे हैं इधर उधर, उनसे अगर कोई चोट लग रहा है पौधे के ऊपर, ठीक है, उस जगह से वो एंट्री कर जाएगा एक्सेट्रा, और भी प्लेस से ऐसा कर सकता है। इट मल्टीप्लाई रैपिडली इन द इंटरसेलुलर स्पेस। याद रखिए, बैक्टीरिया वहाँ पहुँचने के बाद अगर
वो प्लांट बॉडी के अंदर पहुंच गया तो उस जगह पहुंचने के बाद वो इंटरसेलुलर स्पेस में एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करता रहा बेटा। इंटरसेलुलर स्पेस डिजॉल्व द मिडिल लेमला, याद रखिए बेटा, एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है और मिडिल लेमला को डिजॉल्व कर देता है एंड इस्टेब्लिश इट द कॉर्टिकल रीजन, और खुद को कॉर्टेक्स वाले रीजन में जाकर के स्थापित कर लेता है। द डिजीज इज फेवर्ड बाई माइल्ड टेम्परेचर एंड वेट वेदर, याद रखिएगा ये रोग बहुत तेज़ी से उस समय फैलता है जब मॉइस्चर उपलब्ध हो, याद रखिए मौसम नम हो और टेम्परेचर भी सूटेबल हो। इसके लिए टेम्परेचर जो होता है वो 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है बहुत तेज़ी से इसे ग्रोथ करने के लिए, ठीक है बेटा। इसका प्रॉपर ग्रोथ हो इस रोग का, इसके लिए टेम्परेचर सूटेबल सबसे अच्छा कौन सा है, तो 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर सबसे सूटेबल है। आगे पढ़ रहे हम लोग इसमें। रेन एंड मोस्ट सूटेबल, आगे लिखा प्रेजेंस ऑफ फ्री मॉइस्चर ऑन होस्ट सरफेस एटलीस्ट 20 मिनट्स। अगर ये बैक्टीरिया जो है होस्ट की सतह पर, ठीक है बेटा, होस्ट की सतह पर 20 मिनट तक रह जाए तो इट इज़ एसेंशियल फॉर सरफेस सक्सेसफुल इन्फेक्शन, ठीक है। अगर ये बैक्टीरिया किसी भी होस्ट की सतह पर जो सिट्रस फैमिली का प्लांट है उसके ऊपर अगर 20 मिनट तक रह जाए तो संभावना होती है कि ये संक्रमण उत्पन्न कर देगा या संक्रमण कर लेगा, ठीक है, इन्फेक्शन कर लेगा। द ऑर्गेनिज्म डज नॉट सर्वाइव इन सॉयल और इन्फेक्टेड प्लांट, हो गया। ये जो ऑर्गेनिज्म है याद रखिएगा सिट्रोमोनास जेंथोमोनास साइट्री, ये मिट्टी में सर्वाइव नहीं करता, या इन्फेक्टेड पौधे का वह भाग जो ज़मीन पे गिरा हुआ है उसमें ये सर्वाइव नहीं करता है, ठीक है। इट हैज़ बीन सोन इज ड्यू टू एंटेगोनिज्म ऑफ अदर सॉयल माइक्रोब्स। ये घटना इसके सर्वाइव न करने का मुख्य कारण ये है कि मिट्टी में कुछ ऐसे सॉयल बॉर्न माइक्रोब्स रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो इनको खत्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं जेंथोमोनास साइट्री को। बैक्टीरियम अंडर नेचुरल कंडीशन, ठीक है, प्राकृतिक दशा में ये बैक्टीरिया अगर मिट्टी में पहुंचेगा तो मिट्टी में मौजूद जो माइक्रोब्स हैं वो इसे खत्म कर देंगे। अटैक ट्विग बियरिंग ओल्ड लेसन ऑन द ट्री आर मेन सोर्स ऑफ पेरिनेशन, याद रखिएगा, ऑफ पैथोजन। इसके फैलाव का, यानी अगर एक प्लांट से दूसरे प्लांट में रोग फैल रहा है तो उसके फैलने का सबसे बड़ा जो कारण होता है वो डालियों के ऊपर जो पुराने धब्बे होते हैं ऑन ट्रीज, इनके द्वारा, यानी उन पुराने धब्बों के अंदर, पुराने लेसन्स के अंदर वो बैक्टीरिया मौजूद होता है। मेन सोर्स ऑफ पेरिनेशन, यानी जेंथोमोनास साइट्री के या इस रोग के फैलने का मुख्य स्रोत होता है। द बैक्टीरिया फ्रॉम द कैंकर आर मोस्टली डिसेमिनेटेड बाई ड्राइविंग रेन्स, ठीक है। इसके जो बैक्टीरिया है वो एक जगह से दूसरे जगह फैलते हैं, किसके द्वारा, तो पानी के धारा के द्वारा या बारिश का जो पानी है उसके द्वारा। एंड बाई इंसेक्ट सच एज सिट्रस लीफ माइनर, ठीक है, और एक विशेष प्रकार का इंसेक्ट है जिसे हम लोग सिट्रस लीफ माइनर बोलते हैं, उसके द्वारा ये फैलते हैं। हाउएवर द चीफ एजेंट ऑफ डिसेमिनेशन एंड इंट्रोडक्शन टू न्यू लोकेलिटी, याद रखिएगा, इसके अलावा जो मुख्य स्रोत है इसके रोग के फैलने का एक लोकेलिटी से नई लोकेलिटी में, वो मनुष्य स्वयं है, ह्यूमन हिमसेल्फ, हु ट्रांसफर द डिजीज थ्रू इन्फेक्टेड नर्सरी स्टॉक, ठीक है, जो रोग को एक इन्फेक्टेड नर्सरी स्टॉक से दूसरे जगह तक फैलाता है। नर्सरी स्टॉक समझते हैं आप लोग, इसके जो प्लांट जहाँ डेवलप किए जाते हैं उनको हम लोग नर्सरी बोलते हैं, नर्सरी स्टॉक कंट्रोल। यहाँ देखो बेटा लास्ट हेडिंग जो है वो कंट्रोल है, पढ़ने जा रहे हैं। द डिजीज इज सो सीरियस दैट इज द ओनली प्रैक्टिकल मेथड टू कंट्रोल द कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ डिजीज प्लांट बाय बर्निंग देम, याद रखिएगा, रोग बहुत ज़्यादा घातक होता है और प्रैक्टिकली इस डिजीज़ को रोकने का जो सबसे अच्छा साधन होता है वो क्या है, ठीक है, सबसे अच्छा साधन जो है वो क्या है, तो उस पौधे को, पूरे के पूरे पौधे को जला देना, क्या देखिएगा, थ्रू कॉस्टली दिस मेथड इज़ मोर इफेक्टिव। ये जो विधि है वो ज़्यादा प्रभावी होती है, ठीक है, जो भी इन्फेक्टेड पौधा है उस पूरे के पूरे पौधे को ख़त्म कर दिया जाए, ये सबसे प्रभावी विधि है। इन इंडिया हाउएवर द डिजीज इज़ वेल एस्टेब्लिश्ड इन most of the orchids and eradication of tree will not be feasible। भारत में इस तरह का प्रयास करना फिजिबल, संभव नहीं है कि पूरा पूरा बागवानी ही ख़त्म कर दिया जाए। याद रखिएगा, द यूजुअल रिकमेंडेशन टू चेक द डिजीज
ठीक है। प्रायः कुछ रिकमेंडेशन होते हैं, कुछ सलाह होते हैं और इस रोग को, डिजीज़ को रोकने के लिए। कौन कौन से? यहाँ लिखा हुआ है, फर्स्ट यूज ऑफ डिजीज फ्री नर्सरी स्टॉक फॉर प्लांटिंग। ठीक है, सबसे पहले आप उन पौधों का उपयोग करिए, ठीक है, उन पौधों का उपयोग कीजिए जो डिजीज़ फ्री हों, जिसमें रोग न लगे हों। अगर आप नर्सरी लगा रहे हो तो डिजीज़ फ्री पौधों का उपयोग कीजिए, क्योंकि अगर डिजीज़ पौधे का उपयोग करेंगे तो उसके साथ ही रोग चला आएगा। ठीक है। इन न्यू ऑर्किड्स, नए बागवानी में स्प्रेइंग द प्लांट बिफोर प्लांटिंग न्यू ऑर्किड्स पर 1% बोर्डेक्स मिक्सचर। याद रखिएगा, जब कभी आप प्लांट लगा रहे हो, कहीं भी प्लांटिंग कर रहे हो, नया बगीचा लगा रहे हो, तो उसमें 1% बोर्डेक्स मिक्सचर को स्प्रे कीजिए। इन ओल्ड ऑर्किड्स प्रूनिंग फॉर अफेक्टेड ट्विग्स एंड स्प्रेइंग विथ 1% बोर्डेक्स मिक्सचर एंड, क्या लिखा हुआ है, पीरियडिकली इंटरवल्स। याद रखिएगा, जो पुराने पौधे हैं, ठीक है, उनकी प्रूनिंग करते रहिए और इफेक्टेड जो है ट्विग्स, उनके ऊपर 1% बोर्डेक्स मिक्सचर डालिए समय समय पर। ड्यूरिंग रेनी सीजन, ये जो काम कर रहे होंगे आप, ये रेनी सीजन के दौरान से और करना है, क्योंकि इस समय रोग के फैलने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। आगे लिखा हुआ है, द ड्रॉप ऑफ कैंकर अफेक्टेड लीव्स एंड ट्विग्स शुड बी कलेक्टेड एंड बॉर्न। ठीक है, रोग से प्रभावित जितने भी पत्तियां या डंठल होंगे, ठीक है, उनको इकट्ठा करना है और उसे जला करके नष्ट कर देना है। द वाइगर ऑफ प्लांट शुड ऑलवेज बी मेंटेन्ड बाई प्रॉपर इरिगेशन एंड फर्टिलाइजेशन। याद रखिएगा, जो ऐसे रोग हैं जो वाइगरस हैं, ठीक है, जो वाइगस ऑफ प्लांट शुड बी ऑलवेज मेंटेन्ड बाई प्रॉपर इरिगेशन। जो भी पौधे स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं, उनमें प्रॉपर इरिगेशन करना चाहिए और फर्टिलाइजेशन का मौका देना चाहिए। प्रॉपर केयर शुड बी टेकन टू मिनिमाइज अटैक ऑफ लीफ माइनर। ठीक है, वो ध्यान देना चाहिए कि लीफ माइनर इंसेक्ट जो है वो पौधों के ऊपर अटैक ना करे। आगे है, क्वारंटाइन रेगुलेशन एंड प्रोहिबिटिंग मूवमेंट ऑफ डिजीज स्टॉक शुड बी रिजिडली फॉलोड। ठीक है, मतलब कहीं रोग फैला हुआ है तो 2 बगीचों के बीच का गैप या 2 पौधों के बीच का गैप मेंटेन रखना है, बचा कर रखना है, कि एक जगह से रोग फैल के दूसरे पौधों पर ना जा पाए। इसके लिए क्वारंटाइन या अलगाव की विधि उपयोग में लाना है। ठीक है, इसके साथ ही ये हिस्सा जो है ख़त्म हो रहा है। मिस्टी है बैठी।